हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए अपवाह तंत्र एक आपको चैप्टर है। अपवाह तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो VVI है। अपवाह तंत्र में जितने सारे क्वेश्चन आपका VVI है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस नदी को भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी कहा जाता है? तो बताइए, सबसे बड़ी नदी द्रोणी किस भारत में किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को। क्या लिखिएगा? गंगा नदी को। नोट कीजिए। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल का नाम क्या है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो आकर मिलती है उस संगम के यानी कि उस जगह को नाम क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिएगा देवप्रयाग। संगम स्थल को क्या कहते हैं? अलकनंदा व भागीरथी के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। तीनवां नंबर देखिए, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, नदी द्रोणी और जल संभर में निम्न अंतर है। ऐसे कॉलम में बांट दीजिएगा। नदी द्रोणी एक साइड लिखिएगा, एक तरफ जल संभर लिख के इसे दे दीजिएगा और इसे कॉलम बना दीजिएगा। एक नंबर में लिखिएगा, नदी द्रोणी में बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। इसमें क्या होती है? बड़ी नदियां होती है, बहुत सारी लंबी नदियां और बहुत ही ज़्यादा जल ग्रहण करने वाले क्षेत्र होते हैं। अब देखिए, उसे क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जल संभर देखिए, छोटी नदियों या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। इसमें क्या होती है? छोटी नदियां होती हैं या नाले होते हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर देखिए, लिखिएगा, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, ठीक ना। इसका आकार कैसे होता है? बड़ा होता है। इसमें दूसरा नंबर में लिखिएगा, जल संभर का आकार छोटा होता है। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा नंबर देखिए, वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? वृक्षानुमा, वृक्षाकार और जालीनुमा, ठीक ना। देखिए किसे कहते हैं। चलिए, तो उत्तर देखिए, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, ठीक ना। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप ऐसे डैश दीजिएगा और इसमें जो होता है वो क्या होता है? इसका अपवाह वृक्षाकार के रूप में होता है, वृक्ष के आकार का होता है, ठीक ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। अब आगे लिखिएगा, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। इसको किसे देखते हैं? इसे किसे कहते हैं? देखिए, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मान लीजिए दो मुख्य नदी है, एक ये नदी और दोनों जो इसकी सहायक नदी है वो कैसे ऐसे समकोण पे मिलती है, ऐसे समकोण पे, ठीक ना। समकोण पे यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना देता है आपका, 90 डिग्री का कोण। तो ऐसे जो मुख्य समांतर बह रही है मुख्य नदियाँ ऐसे जब मिलती है उसी को क्या कहते हैं? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नोट कीजिए। पाँचवा नंबर का प्रश्न देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में क्या अंतर है? तो उत्तर देखिए, अब केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, यहाँ डैश दीजिएगा इसे, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अब केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, ठीक ना। नदियाँ जो पर्वत से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है उसे ही अप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप डैश दीजिएगा।
मरुस्थलीय भागों में बहने वाली नदियाँ अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है, ठीक ना, या उसे अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, मरुस्थलीय भागों में बहने वाली नदियाँ को, ठीक ना। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में नदियाँ चारों ओर से बहकर किसी गर्त या झील में मिल जाती है। जो नदियाँ मरुस्थल में बहती है वह क्या करती है, गहरे गर्त का निर्माण करती है या झील में जाके क्या करती है, मिल जाती हैं चारों ओर से। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए 6ठा नंबर का प्रश्न, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। तो क्या क्या सामाजिक लाभ है, आर्थिक लाभ हैं, वो सब आपको बताने हैं। तो उत्तर देखिए, भारत की नदियाँ 2 प्रकार की हैं। भारत की नदियाँ कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। देखिए, एक प्रकार की नदी जिसमें सालों भर पानी रहता है और दूसरे प्रकार की नदी जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। एक ऐसी प्रकार हो जाएगी जिसमें सालों भर पानी रहता है और एक ऐसे हो जाएगी जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, ठीक ना। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा वहन करती है। वहन मतलब धारा, ठीक ना, वहन मतलब धारा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहन करती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मतलब जल इसमें रहता है। लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, वर्षा ऋतु में अधिकांश जल क्या होता है, बाढ़ में व्यर्थ चला जाता है और समुद्र में बह जाता है। और क्या होता है, समुद्र में जाके मिल जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरे भाग सूखाग्रस्त होता है। इस कारण से क्या होता है, यदि कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो किसी क्षेत्र में सूखाग्रस्त हो जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। यदि हम नदियों को आपस में जोड़ दें तो बाढ़ और सूखे की समस्या भी हल हो जाएगी। यदि हम नदियों को आपस में क्या करें, जोड़ दें तो सभी मुसीबत हल हो जाएगी, यानी कि बाढ़ और सूखे की समस्या भी हल हो सकती है। आगे देखिए, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण पीने के पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। हजारों करोड़ों रुपयों की बचत होगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी तथा किसानों की आर्थिक हालात सुधरेगी। ये सब उनके लाभ हो गए जोड़ने से, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 7वां नंबर का प्रश्न, प्रायद्वीप नदी के 3 लक्षण लिखें। उत्तर देखिए, प्रायद्वीप नदी के निम्न 3 लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण है, पहला नंबर में लिखिएगा, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ समतल भागों से होकर नहीं बहती है, इसलिए इनसे नहरें नहीं निकाली जा सकती है। जो प्रायद्वीप की नदियाँ होती है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ होती है, उसमें क्या होता है, समतल भागों से होकर बहती है, बहती नहीं है, ठीक ना। समतल में जैसे बहते हैं उसे नहीं बहता है, याद रखिएगा, ये समतल में नहीं बहते हैं, इसलिए इनसे क्या होते हैं, नहरें नहीं निकाली जा सकती है। दूसरा नंबर देखिए, प्रायद्वीप भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है, और प्रायद्वीप जो भारत है इसमें सालों भर पानी भी नहीं रहता है। नोट कीजिए। 3वां पॉइंट्स लिखिएगा, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, अर्थात विसर्प नदी नहीं बनाती। विसर्प मतलब टेढ़ी मेढ़ी, सांप की तरह, ठीक ना। वो प्रायद्वीप भारत में नहीं बहती है। जो नदियों टेढ़ी मेढ़ी जो बहती है वैसे नहीं बहती है, जिस कारण से वो अर्थात विसर्प नहीं बनाती है। चलिए नोट कीजिए। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर का, ज्वारंधमुख किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, वैसी नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरकाओं में विभाजित ना होकर सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, उसे क्या कहते हैं, ज्वारंधमुख कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरकाओं में विभाजित होकर नहीं होता, मतलब विभाजित नहीं होता है, इसमें सिर्फ गहरे घाटी बनाती है, इसलिए उसे ज्वारंधमुख कहते हैं। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में यानी कि अपवाह चैप्टर या अपवाह तंत्र चैप्टर में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बना दिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिए। आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग का 14 तारीख यानी 14 जुलाई को आपका क्या है, दोपहर 2 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है।
तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे का वीडियो और भी मैं जल्दी से जल्द आप लोग को अपलोड कर दूंगा बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भाषा में। आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे का कोशिश करूंगा बनाने का, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।